जय नागरी। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय संभाजीनगर औरंगाबाद संलग्न तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट युवती संचलित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय धाराशिव उस्मानाबाद हिंदी विभाग प्रस्तुत करते हैं हिंदी भाषा की शैली उर्दू। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव वायचड़ उर्फ वेदार्य, अध्यक्ष हिंदी विभाग वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय धाराशिव उस्मानाबाद तथा शोध निदेशक एवं निमंत्रित सदस्य हिंदी अध्ययन मंडल डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय संभाजीनगर औरंगाबाद। इसके पहले के वीडियो में हमने हिंदी भाषा की जो अलग अलग शैलियां हैं, जैसे संस्कृतनिष्ठ हिंदी, दक्षिणी हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी, इनमें से संस्कृतनिष्ठ हिंदी और दक्षिणी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। इस वीडियो में हम उर्दू के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। उर्दू को हिंदी भाषा की एक शैली माना जाता है। उर्दू और हिंदी दोनों का व्याकरणिक ढांचा लगभग एक ही है, केवल शब्दावली के स्रोत एवं स्तर कुछ भिन्न हैं। दोनों की लिपि अलग है, जिससे दोनों में कुछ अलगाव प्रतीत होता है। हिंदी लेखन में प्रायः देवनागरी लिपि का तथा उर्दू लेखन में प्रायः फारसी लिपि का प्रयोग प्रचलित है। उर्दू मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है बाजार, लश्कर, छावनी, पड़ाव, टीला आदि। जैसे काजी ए उर्दू अर्थात छावनी का न्यायाधीश, उर्दू ए लश्कर अर्थात फौज का शिविर आदि। जब 15वीं 16वीं सदी में भारत पर मुगलों का शासन स्थापित हुआ और उन्होंने दिल्ली आगरा को राजधानी बनाया, तो उर्दू शब्द का प्रयोग होने लगा। दिल्ली में लाल किला तथा जामा मस्जिद के आसपास का क्षेत्र अधिकतर फौजी छावनी का क्षेत्र था, जिसमें रहने वाले सैनिक अरबी फारसी के स्थान पर यहीं की जनपदीय बोली, स्थानीय बोली, खड़ी बोली अथवा कौरवी का प्रयोग करते थे। मुगल दरबार में उसे ज़बान ए उर्दू अर्थात फौजी लश्कर की भाषा कहा जाता था। बहुत बड़ी छावनी में प्रचलित भाषा ज़बान ए उर्दू ए मोअल्ला, बड़े किले के श्रेष्ठ फौजियों की भाषा कहलाती थी। यह नाम बहुत बड़ा होने के कारण धीरे धीरे संक्षिप्त होता गया। पहले इसे ज़बान ए उर्दू कहा गया, फिर उर्दू की बोली, छावनी या बाजार की भाषा नाम प्रचलित हुआ और बाद में केवल उर्दू ही रह गया। दिल्ली, गाजीपुर और गोरखपुर आदि के उर्दू बाजार वस्तुतः मुगल सैनिकों के लिए बने थे, इसीलिए उर्दू बाजार कहलाए। यहाँ बोलचाल में जो सामान्य भाषा प्रयुक्त होती थी, वह उर्दू की बोली कहलाई और बाद में इसका नाम उर्दू रूढ़ हो गया। 18वीं शती तक जो भाषा हिंदवी, हिंदुई, हिंदी या हिंदुस्तानी नाम से प्रचलित थी, उसी का शाही, दरबारी, बाजारी अथवा फौजी संस्करण उर्दू कहलाया। इसके प्रयोक्ता वर्ग पर मुगल प्रभाव विशेष था। इसी को रेखता भी कहा गया, जिसका अर्थ था पड़ी हुई या गिरी हुई आदि, जो खड़ी बोली के एकदम उल्टा है। क्योंकि साहित्यिक हिंदी यानी ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली, खड़ी बोली आदि की अपेक्षा यह भाषा कुछ शिथिल, अपरिमार्जित तो थी ही, साथ ही साथ अरबी, फारसी, तुर्की शब्दावली से प्रभावित भी थी। मुगल शासन प्रसार दक्षिण तक हो जाने पर रेखता वहां पहुंचकर दक्षिणी अर्थात दक्षिण की हिंदी के नाम से प्रचलित हुई। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय उनके समकालीन कवि वली औरंगाबादी या वली दकीनी ने अपने समय के
साहित्यकारों को फारसी के स्थान पर रेख्ता अपनाने की सलाह दी थी। उस समय तक उर्दू शब्द का प्रयोग भाषा के लिए कहीं नहीं मिलता है। एक विशेष प्रकार की भाषा के अर्थ में उर्दू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम खान आरजू ने 18वीं शती के मध्य किया। इससे पूर्व हिंदुस्तानी के प्रसिद्ध कवि मीर तकी मीर और वली औरंगाबादी की कविताओं को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि जिन्हें आज उर्दू के कवि माना जाता है वे वास्तव में हिंदी के ही कवि थे। इससे पहले अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, नूर मोहम्मद आदि का हिंदी काव्य खड़ी बोली या अवधी में प्रचलित हो चुका था। बाद में मीर, वली, दर्द, सोज आदि की रचनाएं भी उसी वर्ग की हैं। आधुनिक युग के प्रतिनिधि उर्दू कवि हाली और इकबाल की भाषा भी हिंदी से बहुत दूर नहीं है। इतना अवश्य है कि 18वीं 19वीं सदी में हिंदी की इसी रेख्ता या उर्दू शैली में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दावली का अधिकाधिक समावेश होने लगा था। देवनागरी लिपि की अपेक्षा फारसी लिपि अधिक प्रयुक्त होने लगी थी। उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इस प्रवृत्ति को अधिक बल मिला। प्रकृति के भारतीय परिवेश के बजाय अरब और फारस का परिवेश साहित्य में चित्रित होने लगा। उपमान भी भारतीय न रहकर अरब ईरान के हो गए, जैसे कमल के स्थान पर नरगिस और भ्रमर या कोकिल के स्थान पर बुलबुल। हिंदी के प्रेमी नायक नायिका राधा कृष्ण या नल दमयंती का स्थान लैला मजनू एवं श्री फरहाद द्वारा स्थानांतरित हुए। काशी, प्रयाग अथवा मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, गया के स्थान पर मक्का, मदीना तथा गंगा, यमुना के स्थान पर दजला, फरात या आब ए हयात का वर्णन होने लगा। वीर पराक्रमी नायकों में भी राम, भीम, अर्जुन, कर्ण, हनुमान आदि के स्थान पर रुस्तुम, सोहराब को विशेष महत्व मिला। यहाँ तक कि भारतीय संध्या एवं रात्रि की छाया में बैठकर फारसी प्रेमी उर्दू कवि लिखने लगे, हर शाम है शामे मिस्र यहाँ, हर शब है शब ए सिराज यहाँ। इस प्रकार हिंदी की एक शैली के रूप में जो उर्दू दिल्ली और मेरठ के इलाके में बोली जाने वाली शौरसेनी अपभ्रंश या पश्चिमी हिंदी से पैदा हुई थी। उर्दू भाषा और साहित्य कतिपय विशिष्ट राजनीतिक सामाजिक कारणों से फारसी की ओर झुकती गई। यही स्थिति अंग्रेजों के शासनकाल में भी चलती रही। सन 1800 में कलकत्ता या कोलकाता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल जॉन गिलक्रिस्ट ने हिंदी और उर्दू के बीच की खाई को चौड़ा करने में खूब सहायता की, क्योंकि अंग्रेजों का सबसे बड़ा एक शगल था कि फुट डालो और राज करो, और यही उन्होंने हिंदी और उर्दू में फुट डाल करके काम किया। सन 1837 में उत्तर प्रदेश जैसे हिंदी केंद्र में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दावली से युक्त उर्दू तथा फारसी लिपि को कार्यालयी और अदालती भाषा और लिपि घोषित किया गया। परिणाम स्वरूप अरबी, फारसी बहुल उर्दू हिंदी से पर्याप्त भिन्न हो गई। स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन के दौरान स्थिति में अंतर आया। उर्दू हिंदी की दूरी कम हो गई। दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद उर्दू के विशिष्ट भाषाई केंद्र रहे हैं। आज़ादी के बाद पाकिस्तान देश बन जाने से उर्दू पाकिस्तान की राजभाषा बन गई। भारत में उर्दू हिंदी की एक शैली के रूप में मान्य और प्रचलित है। उर्दू के सुप्रसिद्ध शायर एवं आधुनिक कवि जिगर मुरादाबादी की
निम्न पंक्तियों को हिंदी मानने से कौन इनकार करेगा? कली कोई जहां पर खिल रही है, वहीं एक फूल भी मुरझा रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए सभी छात्रों और मित्रों का हार्दिक धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो में कुछ कमी रह गई हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी टिप्पणी लिखें, ताकि हम अगले वीडियो को सुधार सकें। और यदि आपको ये लगता है कि ये वीडियो अन्य लोगों तक, अन्य छात्रों तक, अन्य मित्रों तक पहुंच जाना चाहिए, तो कृपया करके इसे अग्रेषित कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। और जय हिंदी जय नागरी इस हमारे यूट्यूब वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, सदस्यता लेने के लिए आपको एक छोटा सा आसान काम करना है। आप इसके सामने के बेल आइकॉन या घोड़े के घंटे के चिन्ह को दबा करके इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी है, इसकी सदस्यता लेनी है। इसके कारण आप हमारे जय हिंदी जय नागरी चैनल के सब्सक्राइबर हो जाएंगे और आपको हिंदी भाषा और साहित्य के बारे में आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन अर्थात संसूचनाएं मिलती रहेंगी। पुनश्च एक बार धन्यवाद। जय हिंदी जय नागरी।